आज हम एक ऐसे पैसे की बात करने वाले हैं जो आपके जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल में रहने वाला है। ई रुपीज या कहें डिजिटल रुपीज। जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके आम आदमी को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सरकार को, हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा, क्या नुकसान है। साथ ही जानेंगे इससे जुड़े कुछ सवाल कि क्या ये यूपीआई टाइप है, क्या ये क्रिप्टो टाइप कुछ है, क्या इससे कोई बैंक क्राइसिस आ सकता है। इन सब सवालों के जवाब इस एक वीडियो में। प्लीज वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यही वो पैसा है जो फ्यूचर में 10-12 साल बाद शायद आप यूज करने वाले हो। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। डिजिटल रुपीस को समझने से पहले ना हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि पैसे की खोज कैसे हुई, क्यों हुई। फिर हम जानेंगे कि कैसे हम इसे धीरे धीरे करके ज्यादा सेफ और ज्यादा सिंपल बनाते गए। शुरू में ना हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी, हम सब सामानों का लेन देन करते थे। मतलब मेरे पास अगर चावल है तो मैं अपना चावल दूंगा, दूसरे से उसके बदले में मैं गेहूं ले लूंगा। इस टाइप का लेन देन होता था। लेकिन इस टाइप के लेन देन में ना कई टाइप की परेशानी आती थी। जैसे कि अगर मान के चलो मेरे को चावल देना है, उसके बदले किसी से मेरे को गेहूं लेना है, तो कितने चावल के बदले कितने गेहूं। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि मान के चलो कि मेरे को चावल के बदले लोहा चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, लेकिन गाँव में हर आदमी के पास गेहूं है, तब मैं कैसे लेन देन करूंगा। इस तरीके से कई समस्या आती थी। साथ ही ना छोटे व्यापारी लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है। जैसे कि कोई छोटा व्यापारी है जिसको आज गेहूं के बदले में लोहा चाहिए, लेकिन लोहा उसके गांव में अवेलेबल नहीं है, किसी और गांव में, तो अब उसको दूसरे गांव में जाना पड़ता था और बीच में चोरी डकैती होने का डर रहता था। बड़े व्यापारियों को ऐसा नहीं था क्योंकि उनके पास अपने गार्ड होते थे, राजाओं के पास भी अपने सैनिक होते थे, तो उनके चोरी होने का डर कम होता था। लेकिन छोटे व्यापारियों को इससे बड़ी परेशानी होती थी। और तब हमें जरूरत पड़ी सामानों के अल्टरनेटिव खोजने की, कुछ अलग डेरिवेटिव्स खोजने की, ताकि व्यापार को ज्यादा सिंपल बनाया जा सके। और तब चलन में आया सिक्का। राजाओं ने इन सिक्कों के चलन से एक तीर से दो शिकार किए। पहला, व्यापार सुरक्षित हो गया। दूसरा, बड़े व्यापारियों पर लगाम लग गई। उस समय क्या होता था, जब व्यापार अस्तित्व में आया तो बड़े बड़े व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करके बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, बल्कि वो राजाओं से भी ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। तो राजाओं ने इन सिक्कों के चलन से व्यापार को तो सुरक्षित किया ही, साथ ही क्योंकि हर एक सिक्के का ब्यौरा राजा के पास होता था और साथ ही सिक्के छापने का अधिकार भी सिर्फ राजा के पास था, तो बड़े व्यापारियों के ऊपर भी वो लगाम लगा पाए। इन सिक्कों के आने से व्यापार आसान हुआ, सुरक्षित हुआ पहले की अपेक्षा। लेकिन फिर भी इन सिक्कों को एक से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था और इनके भी चोरी होने का डर था। ठीक है, सामानों से कम था, इसे ये छोटा होता था तो इसे छुपाया जा सकता था, ले जाया जा सकता था आसानी से, लेकिन फिर भी चोरी होने का डर तो था ही। तो राजाओं ने जारी में स्टार्ट किया बॉन्ड। तब बॉन्ड अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद आज हम धीरे धीरे उसको चेक में यूज करते हैं और ऐसी और कई डेरिवेटिव्स खोजे गए ताकि व्यापार को ज्यादा सुरक्षित और सेफ बनाया जा सके। अगर आप डेरिवेटिव और फ्यूचर को अच्छे से नहीं समझते हैं तो इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद इन बॉन्ड को, चेक को भी ले जाना ही पड़ता था, एक से दूसरी जगह एक आदमी को भेजना तो पड़ता था। ठीक है, सेफ थे, सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो था ही। तब हम डिजिटलीकरण की तरफ आए। हमने एटीएम खोजा जिसमें एक एटीएम कार्ड लेकर हम कहीं भी जाए और वहीं के वहीं हम फंड निकालकर किसी आदमी को पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आया यूपीआई, जिसमें हम घर बैठे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे टेंशन खत्म ना? नहीं। देखिए, अगर किसी देश को चलाना है ना तो उस देश को चलाने के लिए कोई करेंसी तो चाहिए ताकि देश में व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके, सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट हो सके। तो इसके लिए सरकार हर साल पेड़ों की कटाई करके कागज बनाती है जिससे वो नोट प्रिंट करते हैं। साथ ही अगर किसी को कॉइन बनाना है सरकार को तो उसके लिए भी मेटल निकाला जाता है जमीन से, उसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमारे नेचर को भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही सरकार का हर साल इसमें 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसके बाद उसकी मशीन की देखरेख का खर्चा, नोट के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, नोट के प्रिंटिंग के साथ उसकी सिक्योरिटी का खर्चा, फिर नोट के नकली नोट छापे जाने का टेंशन, ये सब अलग से है। और इस परेशानी से बचने के लिए ना सरकार ने निकाला डिजिटल रूपी या कहें ई रूपी। ये आपके फिजिकल कॉइन जैसे ही है, बस ये आपके मोबाइल के वॉलेट में डिजिटल रूप में रहने वाला है। देखिए, इसे एक अलग एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, अगर मान के चलो मैं किसी कागज में कोई ड्राइंग बनाता हूं या किसी पुट्ठे पे या किसी लकड़ी के गत्ते पे कोई ड्राइंग बनाता हूं तो वो है आज का फिजिकल रूपीस। और अगर मैं वही ड्राइंग, सेम टू सेम ड्राइंग, अगर मैं किसी टैबलेट पे, मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे बनाता हूं तो वो है उसका डिजिटल रूप, उसका डिजिटल फॉर्म। इसमें सब कुछ एक जैसा होगा, बस वो फिजिकल फॉर्म में ना होकर के डिजिटल रूप में आपके मोबाइल के वॉलेट में रहेगा। डिजिटल कॉइन में भी ना ठीक जैसे आपके कागज के नोट में नंबर होते हैं ना, ठीक इसमें भी वैसे सीरियल नंबर होगा, सब कुछ एक ही है, बस ये डिजिटल फॉर्म में होगा। इससे सरकार के पास हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसे का 4 से 5 हजार करोड़ हर साल बचेगा, जिसको अगर सरकार चाहे तो किसी अच्छे कामों में लगा सकती है। अब आते हैं डिजिटल रूपी से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाबों की तरफ। क्या डिजिटल रूपीज यूपीआई टाइप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपीआई एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक पैसा ट्रांसफर करने की टेक्निक है, जबकि डिजिटल रूपीज का बैंक से कोई भी लेना देना नहीं। ये आपके करेंसी नोट की तरह ही आपके वॉलेट में रहेगा।
डिजिटल रुपीज रहेगा कहाँ? बैंक या फिर आरबीआई अलग से वॉलेट देते हैं जिसमें आप डिजिटल रुपीज को सेव कर सकते हैं, साथ ही किसी दूसरे इंसान के वॉलेट में उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्या इससे बैंकिंग सेक्टर को कोई खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपको ब्याज चाहिए तो आपको पैसे बैंक में तो रखने ही पड़ेंगे, चाहे डिजिटल फॉर्म में चाहे फिजिकल फॉर्म में, तो इससे बैंक को कोई खतरा नहीं। क्या ये सेफ है? हाँ, इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भारत सरकार की इसको मान्यता प्राप्त है, साथ ही ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करता है, तो हाँ ये बिल्कुल सेफ है। क्या ये क्रिप्टो टाइप कुछ है? हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करता है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी करते हैं, लेकिन इसे किसी देश के सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि डिजिटल रुपीज को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है, तो ये उससे ज्यादा सेफ है। क्या इससे ब्लैक का ट्रांजेक्शन रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक नोट का ब्यौरा सरकार के पास होगा, साथ ही सरकार अगर किसी ठेके का या फिर किसी गवर्नमेंट कर्मचारी को पेमेंट करती है तो वो सीधे उसके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करेगी, तो इससे बीच के ब्लैक का ट्रांजेक्शन रुक जाएगा। तो हाँ, ये से अच्छा है। इसके और कई फायदे, जैसे कि अब नोट छापने के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, साथ ही मेटल को प्रोसेस करने के लिए मेटल नहीं खोदा जाएगा, तो उससे भी हमारे नेचर में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही नकली नोटों की छपाई का टेंशन खत्म हो जाएगा, किसी देश विरोधी कामों में इन पैसों के लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, घूसखोरी कम हो जाएगी। तो हाँ, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी वीडियो हम आप तक लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एक्स में फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट खुलवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, और साथ ही अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।